बीइंग हर्ड एंड मेकिंग अ डिफरेंस, इसका पर्सनल मीनिंग आपके लिए क्या है? मैंने देखा अपने एरियाज में जो इनइक्वलिटीज और ये सारी जो चीज़ें चल रही है, जो लोग डेली अपनी बुनियादी चीज़ों के लिए जो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अजित भाई, आप डोंगरी से आते हैं, तो डोंगरी जैसे इलाके ने आपको क्या सिखाया है? एजुकेशन वाइज आज हमारे पास डोंगरी में एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह लॉयर्स हैं हमारे पास, माशाल्लाह नर्सेज हैं। इनफैक्ट आपको एक क्लासिकल एग्जांपल मैं दूंगा। तो आपकी जो फाउंडेशन है जी, उसने 10,000 से ज़्यादा मेडिकल केसेस सॉल्व कर 19 lakhs का बिल माफ करवाया जी। अपोलो हॉस्पिटल का। उसमें चैलेंज ये आ रहा था कि एक 150 डॉक्टर्स का आपका नेटवर्क है, जिनके साथ मिलके आप फ्री में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और सर्जरीज करवाते हैं। उस एरिया के बारे में हमें थोड़ा बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन डेप्थ विद जैद के अनदर एपिसोड में। आज हमारे साथ है एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट माजिद खान साहब। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी पॉलिटिकल और सोशल जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ? सबसे पहले तो शुक्रिया जैद भाई, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से बोलने का। जी। यस, वो एक दिन में तो स्टार्ट नहीं हुई, इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम एग्जैक्टली। सो यस, व्हेन आई फिनिश माय कॉलेज, तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखा, जैसे जो हमारे एरिया मोहल्ले में लोग कर रहे थे, तो उनके साथ जुड़ के एक्सपीरियंस लोगों के साथ सीख कर 2013 में मेरी एक कम्युनिटी की जमात है, उनके साथ भी मैं 6-7 साल काम किया। वहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने देखा अपने एरियाज़ में जो इनइक्वलिटीज़ और ये सारी जो चीज़ें चल रही है, जो लोग डेली अपनी बुनियादी चीज़ों के लिए जो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसी से मेरे को एक मिला कि भाई मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। मैं उससे थोड़ा प्रोत्साहित हुआ, थोड़ा मैं इन्फ्लुएंस हुआ कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो मेरा ये सोशल करियर वहीं से स्टार्ट हुआ। ये कब की बात है? ये अगर मैं एक्चुअली बोलूँ तो 2013 से ही मेरा ये करियर स्टार्ट है। 12 साल से मतलब आप सोशल वर्क में हैं। यस यस यस। माजिद भाई, जब आप बोलते हैं कि बीइंग हर्ड एंड मेकिंग अ डिफरेंस, इसका पर्सनल मीनिंग आपके लिए क्या है? देखो, बीइंग हर्ड मेरे लिए ऑनेस्टली मैं ये सोचता हूँ कि भाई किसी की आवाज़ बनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी किसी के लिए आप आवाज़ तो उठाते हो, लेकिन उसकी आवाज़ को आप सही जगह तक कैसे पहुंचाते हो, जी ये मेरे लिए बीइंग हर्ड का मतलब है कि जी मैंने किसी की आवाज़ सुना और उसकी आवाज़ सही जगह तक पहुंची। जी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। दूसरी चीज़ जो आपने दूसरा सवाल जो पूछा कि रेडी क्या आपने पूछ, बीइंग हर्ड एंड मेकिंग अ हाँ, डिफरेंस। मेकिंग अ डिफरेंस का मतलब मेरे लिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि अगर मैं किसी को कोई प्रॉमिस करता हूँ या जी। मैं किसी को वादा करता हूँ किसी भी चीज़ का, तो उस प्रॉमिस को टाइमली मैनर पे पूरा करना, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अजित भाई, आप डोंगरी से आते हैं, तो डोंगरी जैसे इलाके ने आपको क्या सिखाया है? सी, ऑनेस्टली डोंगरी जैसे इलाके ने मुझे ये सिखाया है कि आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पर लोगों को अपनी बुनियादी चीज़ें पाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज एरिया बहुत स्कैटर्ड है, पुराना मुंबई है, जी तो चीज़ें इजी अवेलेबल होती नहीं है, पार्किंग के या ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बिल्डिंग्स में कॉमन इश्यूज होते हैं। तो उससे मुझे ये सीखने मिला कि हम इन चीज़ों का हल कैसे क्विकली निकाल सकते हैं, जी जिसमें फिर हम किस तरह से सिस्टम्स को या सिस्टम वालों को इन्वॉल्व करके अपना काम निकाल सकते हैं, सोशली लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं। बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी है कि खासकर हमारे इलाकों में लोगों के पास अवेयरनेस के बहुत इश्यूज हैं। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे माँ बाप की तालीम और मेरी खुद की तालीम, मैंने ये चीज़ सीखी और देखी कि अवेयर प्रोग्राम्स कैसे किया जाए। तो ये चीज़ें मेरे को डोंगरी से सीखने मिली और मैंने इसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की अपने इलाके में कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं अवेयर करूँ कि आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को सही तरीके से जी सकते हैं। पहले के डोंगरी और आज के डोंगरी में आपको क्या फर्क दिखता है यूथ में? अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन वाइज आज हमारे पास डोंगरी में एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह लॉयर्स हैं हमारे पास, माशाल्लाह नर्सेज हैं। इनफैक्ट आपको एक क्लासिकल एग्जांपल मैं दूंगा, हमारे पास मोहम्मद हुसैन जो माशाल्लाह आज आईपीएस है, जो डॉक पर रहकर उसने 5वें अटेम्प्ट में क्लियर करके एक डोंगरी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया। जी नाउ ही इज वर्किंग इन नागपुर रीजन, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में एज एन आईएएस ऑफिसर।
सो डोंगरी बहुत चेंज है। आपके सामने एक और डोंगरी बैठा है जो पोस्ट ग्रेजुएट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल एक्टिविस्ट है। तो ये बहुत सारा चेंजेस है। मैं एजुकेशन वाइज बहुत चेंजेस देख रहा हूँ और लोगों में ये चीज़ अब बढ़ती जा रही है, कॉम्पिटिशन्स के हमारा बेटा या हमारी बेटी भी आगे चलकर कुछ अच्छा बने, डॉक्टर्स बने, सिविल सर्विसेज में जाए। तो ये चेंज डोंगरी में देख रहा हूँ। आप एक सामाजिक संस्था के साथ भी जुड़े हैं, हमें उस संस्था के बारे में बताएं। एक्चुअली ये संस्था के साथ मैं 2021 से इन्वॉल्व हुआ हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं साजिद अबू बकर कुरैशी जी, उनको मैं थैंक्स कहता हूँ हमेशा कि उन्होंने मुझ में वो कैपेबिलिटीज देखी। तो हमारी दोस्ती तो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि माजिद आपको साथ में संस्था के साथ जुड़कर काम करना चाहिए। तो माशाल्लाह मैं 21 से फुल्ली इन्वॉल्व हूँ एज ए नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और स्पोक पर्सन भी हूँ मैं अपनी संस्था का। और मेरी टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, वो लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं एज अ स्पोक पर्सन। वो मुझे अपनी बातें रखने का बहुत अच्छा मौका देते हैं, जैसे आज मैं यहाँ हूँ। तो ये संस्था हमने मेडिकल्स में, एजुकेशंस में काफ़ी काम किया है टिल कोविड में, और अभी तक हम करते ही जा रहे हैं ये काम। तो संस्था में मेरा बड़ा रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे प्रेसिडेंट हमेशा मुझे इस बात का मौका देते हैं कि मैं बढ़ चढ़कर लोगों के लिए सामाजिक काम कर सकूं और जो पॉलिसीज़ है या सारी चीज़ें हैं उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। जहाँ तक मुझे पता है माजिद भाई कि आपकी जो फाउंडेशन है जी, उसने 10,000 से ज़्यादा मेडिकल केसेस सॉल्व करे हैं। आपकी लाइफ का, आपके एक्सपीरियंस का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा था, हमें उसके बारे में बताएं। देखो 10,000 तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक टीम की कामयाबी है। जी। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ। और चैलेंजिंग, देखो हर केस ऑनेस्टली अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आता है। सही बात है। बिकॉज आप अगर मेरे इलाके की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो वहाँ पर वैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है। तो जी। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जे या उन पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो हम लोगों के लिए कोशिश यही करते हैं कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा दे सके, जी। जिससे उनको लिमिटेड पैसा खर्च करके अच्छा इलाज मिले। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग केस हमारे लिए ये होता है कि भाई अभी जैसे हमने एक 19 lakhs का बिल माफ करवाया था जी। अपोलो हॉस्पिटल का। उसमें चैलेंज ये आ रहा था कि बहुत तकलीफ हुई हमको, इनफैक्ट बहुत रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ा, मिनिस्टर्स लेवल तक। 19 लाख का बिल किस चीज के लिए? ये एक्चुअली हार्ट ट्रांसप्लांट का केस था। अच्छा। तो जिसमें मिनिमम कॉस्ट आपको 30 लाख 35 लाख डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर पे रहती है। तो माशाल्लाह 19 लाख का हमने उसमें डिस्काउंट करवा के दिया, और बेस्ट पार्ट उनके लिए ज़्यादा सहूलत भी ये कराई कि उनका इलाज जल्द से जल्द करवा दिया। जी। तो ये सारे चैलेंजेस हमने जितने भी केसेस किए हैं उसमें हमको आते रहते हैं। तो थैंक्स टू माय टीम। एक 150 डॉक्टर्स का आपका नेटवर्क है, जिनके साथ मिलके आप फ्री में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और सर्जरीज करवाते हैं। उस एरिया के बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखो डॉक्टर्स, सबसे पहले तो मैं हमारे जो वेल नोन डॉक्टर्स है, डॉक्टर वसीम पोपलनकर हो गए, डॉक्टर सचिन जैन हो गए, और डॉक्टर नकुल है जो न्यूरोलॉजिस्ट है, ये हमारे 150 प्लस डॉक्टर ऑल ओवर महाराष्ट्र से आते हैं, जो हमारे एक मेडिकल फोरम में है, जो हमने खुद एक मेडिकल फोरम बनाया है जो सबकी सेवा का ब्रेन चाइल्ड है। जी। तो उसमें हम वॉलंटरी सर्विसेज डॉक्टर के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। ओके। डॉक्टर्स दे आर वेरी काइंड। वो हमारे बोलने पर, डॉक्टर कुमैल है, इज अ प्लास्टिक सर्जन, ओके। वंडरफुल डॉक्टर। वो हमेशा बी रेडी, यू कांट बिलीव, रात के 3 बजे भी वो वॉलंटरी असिस्ट करते हैं। ओके। तो ये चीज़ें मैं डॉक्टर्स को थैंक्स बोलता हूँ। हम कोशिश करते हैं, हम एक जरिया बन रहे पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, ताकि हम पेशेंट से डॉक्टर को डायरेक्ट मिलाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। नॉर्मली आप कोई भी कंसल्टेंट या डॉक्टर्स के पास जाओ, अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक है, नॉर्मल चार्जेस वो 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ लेते हैं अपनी नॉर्मल कंसल्टिंग का। लेकिन थैंक्स टू दिस ग्रुप वो लोग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग करते हैं, लोगों का काम हो जाता है इससे। और नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब कोई समाज सेवक काम करने शुरू करता है तो किसी ना किसी पॉलिटिशियन को या एक हाई फिगर को उससे प्रॉब्लम जरूर होती है। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? यस, और ये
डेली बेसिस पे होता भी है। अच्छा। और हमारे जैसे स्कैटर्ड इलाके में तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, हमारे हर चौथा आदमी हमारा कॉम्पिटिटर है। ओके। बिकॉज देखो आज ये थोड़ा ठीक है, सॉरी टू यूज, बट कॉम में ये चीज़ है कि लोग खींचते हैं कि भाई जी। ये बंदा क्यों आगे जा रहा है, लाइमलाइट में क्यों आ रहा है। नहीं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। मैं हाई प्रोफाइल्स में बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग माशाल्लाह हमें सपोर्ट भी बहुत करते हैं। जी। मैं नाम लेना चाहूँगा आपके मन से, सोहेल खंडवानी साहब जो हमारे माइन दरगाह के ट्रस्टी है, वो माशाल्लाह बहुत खुलकर सपोर्ट करते हैं, हमारे काम को सराहते हैं। तो ऐसे हाई प्रोफाइल्स लोग जो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन यस परसेंटेज ज़्यादा है मुखालिफत का। कोई पॉलिटिशियन जो आपका सपोर्ट करता है? ऑनेस्टली देखो, पॉलिटिशियन में अगर मैं मिनिस्टर लेवल की बात करूं तो यस, उदय सामंत साहब ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। डॉक्टर उदय सामंत। या डॉक्टर उदय सामंत जी। उनकी लॉबी से माशाल्लाह हम आज भी जुड़े हुए हैं। और शिवसेना वैद्यकीय कक्ष, जब एकनाथ शिंदे साहब हमारे सीएम थे, तो उनकी वैद्यकीय कक्ष ने हमको बहुत हेल्प किया है। मैं मंगेश चूटे जी का नाम वैद्यकीय कक्ष क्या होता है? शिवसेना का एक वैद्यकीय कक्ष है जो मेडिकल के लिए खास बना हुआ है। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग गरीबों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ से वो लेटर्स देकर उनका माफ़ करवाते हैं बिल, उनको पर्सनल लेवल पे हॉस्पिटल्स को फंडिंग करवाते हैं। मतलब पूरा मेडिकल में जो असिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है वो करते हैं। तो माशाल्लाह मंगेश चूटे जी का मैं नाम लूँगा, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन जो यस ग्राउंड लेवल पे हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कोविड के टाइम पे भी आपने मतलब लोगों में क्या तकलीफें देखी और उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या सॉल्यूशन निकाला था? देखो, कोविड एक ऐसा पीरियड था ना जो सिस्टम के लिए और इंसानियत के लिए, दोनों के लिए बहुत टफ टाइम था। जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं उस टाइम के बारे में सोचता हूँ। एक थोड़ी सी एक और चीज़ शेयर करूँगा। 2020 में आई लॉस्ट माय फादर, वो कोविड का ही पीरियड था। जी। तो मतलब आदमी आदमी के पास जाने के लिए डर रहा था। जी। उस टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, दवाएं बांटी हैं। यहाँ तक कि बोलना तो नहीं चाहिए बट ठीक है, नॉन मुस्लिम्स और बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हमसे जुड़ रही थी, उनके हमने फ्रेंडल्स भी करवाए आउट ऑफ द बॉक्स जाके। जी। हाँ, तो अंतिम संस्कार से लेकर, तो ये सारे काम हमने कोविड में किए। और कोविड में एक चीज़ सीखने को मिली कि बॉस, अगर आप में अगर जज्बा नहीं है तो आप कभी भी काम नहीं कर सकते। जज्बा किस चीज़ का? किसी की मदद करने का। अच्छा। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, सोशल वर्क मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ अभी, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। 4 बड़े लोगों के साथ फ़ोटो निकाल कर या 5 लोगों के साथ फ़ोटो निकाल कर सोशल मीडिया पे डालकर अपने आप को सो कॉल्ड सोशल वर्कर लोग बोलते हैं, बट वो जज्बा दिखता नहीं ऑनेस्टली। तो इंसान कभी भी किसी की हेल्प तभी करेगा ना जैद भाई, जब उसमें इंटरनल एक जज्बा होगा। सही बात है। तो आपका इंटरनल जज्बा होना जरूरी है कि यस आई कैन हेल्प, अदरवाइज। आप पॉलिटिक्स में भी रहे थे तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि पॉलिटिक्स में आपने मतलब एंट्री कैसे ली, आपका रोल क्या था और आपने क्या किया है उसमें? मैं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस में था। माशाल्लाह मैंने 3 साल उनके साथ निकाले, आदरणीय पवार साहब के साथ, और नवाब भाई की लॉबी में मैंने काम किया एज ए साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। ओके। तो 6 जिला में मेरा काम चलता था, मुंबा देवी से लेकर भाईकल्ला से लेकर। तो मैंने अपनी टीम खुद मेंटेन की थी उसमें। पॉलिटिक्स में ये चीज़ सीखी कि बॉस, जो पॉलिसीज़ बनती है जी। उस पॉलिसीज़ को आप कैसे लोगों तक ले जा सकते हैं, उसमें बहुत पेशेंस का काम है एक्चुअली। जी। आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप पॉलिटिक्स में रिलाई नहीं कर सकते अपने आप को। तो वहाँ से सीखा मैंने कि आप कैसे अपने आप को पेशेंस कर सकते हो, और सस्टेनेबल रहना अगर आपको वहाँ पर, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने पॉलिटिक्स में ये फ़ायदे देखा कि यस, क्योंकि एनजीओस या सोशल वर्क जिसकी आप बात कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ, उनकी एक लिमिटेशन होती है। तो आपको पॉलिटिकल टच मिलने से उसमें थोड़ी ताकत मिलती है, टू बी ऑनेस्ट। तो
काफ़ी काम ईज हो जाते हैं। तो ये मेरा करियर अप्स एंड डाउन्स रहा है उसमें, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड गुड। सोशल लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ, आप एक कॉर्पोरेट जॉब भी कर चुके हैं, तो उन दोनों का एक एक्सट्रीम वर्जन है, एक एक्सट्रीम फील्ड है दोनों अपने आप में, दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं आप? देखो, कॉर्पोरेट से मैं जो सीखा हूँ या अभी तक सीख रहा हूँ, माशाल्लाह स्ट्रैटेजी मैं सीखता हूँ वहाँ से जी कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशंस कैसे करना है, अकाउंटेबिलिटी आप कैसे ले सकते हो कि अगर आपने किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है तो यू आर नॉट बिकम अ सक्सेसफुल। तो अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है, और वही चीज़ मैं सोशल वर्क में भी यूज़ करता हूँ कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जी बट मेरे लिए मोटिवेशनल चीज़ सोशल वर्क ही है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जब मैं मेरे आंखों से देखता हूँ कि भाई मैंने किसी की हेल्प किया है और वो मुझे दुआओं से नवाजता है और उसकी लाइफ चेंज होती है, जी तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट है। यस, कॉर्पोरेट ऑलवेज हेल्प, वो मेरे टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपने। कैसे टूल्स? जैसे मेरे पास स्ट्रैटेजी में कैसे बनाऊं, अकाउंटेबिलिटी कैसे क्रिएट करूं, और जब मैं डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों से मिलता हूं तो मैं सीखता हूं कि मैं कैसे उनके साथ डील करूंगा। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो बहुत छोटे क्लाइंट्स हैं, तो उनकी मेंटालिटी क्या होती है, कुछ बहुत बड़े क्लाइंट है, लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट, तो वहां कैसे उनसे डील करना है, उनके साथ उनको क्या प्रॉफिटेबिलिटी की चीज देना है जो उनके लिए एज साबित हो। तो ये एक लर्निंग पॉइंट है कॉर्पोरेट का, तो ये टूल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एआई और ये बाकी तो जो मेरे कॉर्पोरेट्स में जो टूल्स यूज होते हैं जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह, जैसे हम सीआरएम्स वगैरह यूज करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो हम उसमें पूरा डेटा मेंटेन करते हैं, तो ये टूल्स भी हेल्प करते हैं। जैसे अभी हमारी संस्था के लिए हम एक वेबसाइट वगैरह बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, उसमें मैं पूरा डेटा मेंटेन करने वाला हूँ। वैसे हमारे पास पूरा एक कार्यवाल मेंटेन है, तो ये सब मुझे कॉर्पोरेट से हेल्प मिलती है टू मेक अ स्ट्रैटेजी। ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, सोशलिस्ट होना या कॉर्पोरेट जॉब करना? सोशलिस्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, कैसे? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग आपसे खुश नहीं होते। जी तो मैंने पढ़ा भी है बहुत बार कि एवरी फॉलोअर इज नॉट योर फैन सही बात एंड एवरी फैन इज नॉट योर फॉलोअर, वाइस वर्सा। है, सही बात है। तो डिफिकल्ट है सर्वाइवल, बिकॉज एवरी डे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। कॉर्पोरेट क्या एक सिस्टम से चलता है जी जो ऑलरेडी डिफाइन है, कंपनीज ने पॉलिसी बना रखी है, बट सोशल वर्क में आप स्टिक नहीं हो सकते, एवरी टाइम यू हैव टू डू समथिंग न्यू, तो चैलेंजिंग काम सोशल वर्क। माजिद भाई, सोशल वर्कर, कॉर्पोरेट लाइफ या एक पॉलिटिशियन, आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको किस चीज में मिलता है? देखो, ये माशाल्लाह मेरे घर से मेरे को विरासत में मिला है कि मेरे वालिद साहब बहुत ग्राउंड लेवल से अपने आप को उन्होंने बिल्ड किया था, और उनका एजुकेशन भी इतना था नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, मेरी मॉम ने भी मुझे मोटिवेट किया। सेटिस्फेक्शन तो मदद कर कर ही मुझे ज़्यादा हासिल होता है कि मैं कैसे किसी के काम आ सकूं, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिर वो सोशली हो। और मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे अब्बा के जाने के बाद भी काफ़ी चीज़ों के डिसीजंस माशाल्लाह मेरे लोग सराहते हैं, तो सेटिस्फेक्शन किसी की मदद करके मिलता है। और लोगों में रहना पसंद करता हूँ मैं, नेटवर्किंग पे बिलीव करता हूँ मैं। यस, मेरे काम से तो मैं डेफिनेटली सेटिस्फाई रहता हूँ, क्योंकि उससे मुझे अर्निंग्स होती है, तो मेरा घर भी चलता है, तो मैं खुश रहता हूँ कि भाई मेरे ज़रिए अगर लोगों को मैं जितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकूँ, मैं उसकी कोशिश करता हूँ। अभी महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट इलेक्शंस आ रहे हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शंस आ रहे हैं, आप उस इलेक्शंस को कैसे देखते हो? आपके हिसाब से इस इलेक्शन के मुद्दे क्या होने चाहिए? देखो, मुद्दे ना बहुत क्लियर है। सबसे पहले मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज यही दूंगा कि एवरी वोटर्स सपोज टू नो देयर पावर ऑफ वोट। आपको अपने वोट की ताकत मालूम होनी चाहिए। 5,000 रुपए आज के टाइम पे तो यही है, ये तो आप 5,000 या 10,000 रुपए। चलो देखो, ये इसका आंसर है मेरे पास, बिकॉज इसमें वोटर्स की कीमत है ना कैंडिडेट को मालूम होती है, इसी जी। के लिए आपने
प्राइस बताया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिनाई भी करूंगा। इसके पीछे भी एक ही रीजन है कि आप लोग जब पैसा ले लेते हो तो फिर आप अपना काम नहीं करवा सकते। सही बात है। सब पॉलिटिशियन यही चाहते हैं कि मैं पैसा दे के अपना- जिसने पैसा दे दिया फिर वो आपके लिए काम तो नहीं करेगा, वो फिर वो अपना पैसा निकालेगा। मुद्दे सिंपल है। देखो, आप सबसे पहले एक ही चीज समझो, जो नगर सेवक होता है जी। किसी भी नगर का, आपने उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है। नगर सेवक का मतलब ही होता है नगर की सेवा करना, जी। लेकिन आपने उसको मालिक बनने का मौका दे दिया, तो डेफिनेटली वो रूल करेगा आप पे। तो मुद्दे सिंपल है, आप अपने नगर सेवक से सवाल करें जब वो आपके पास आते हैं मिलने के लिए। सिर्फ वोट की बात ना करें, काम की बात करें कि अपने हलकों में, अपने इलाकों में एजुकेशन को लेकर वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स को लेकर वो क्या करेंगे, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें जो आपका हक है। इंडिया में वैसे भी आज के टाइम पे इलेक्शंस जो हैं रिलीजन पे लड़े जा रहे हैं, एजुकेशन पे लड़े जाने चाहिए थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लड़े जाने चाहिए, बट हम रिलीजन पे लड़ रहे हैं कि ये हमारे रिलीजन से आता है तो हम इसे वोट देंगे। ये माइंडसेट किसके लिए ज्यादा खतरनाक है, पॉलिटिशियंस के लिए या वोटर्स के लिए? वोटर्स के लिए ज़्यादा खतरनाक है, टू बी ऑनेस्ट। देखो, अगर मैं परसेंटेज वाइज दोनों को गिनूं, 30% लॉस उस कैंडिडेट का भी होता है, बिकॉज कैसे? आफ्टर सर्टन टाइम ये जो धर्म की राजनीति है ना, ये चलती नहीं है। बिकॉज जी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है कि भाई इसने हमें यूज़ किया है, इसने हमारा वोट यूज़ किया है, नाउ इज़ नॉट डूइंग फॉर एनीथिंग फॉर अस, हमारी कम्युनिटी के लिए उसने कुछ नहीं किया। देन पीपल स्टार्ट सर्चिंग ऑल्टरनेटिव। पब्लिक के लिए तो 70% नुकसान है, बिकॉज अगर उन्होंने धर्म को लेकर अगर वोटिंग की है या धर्म को आगे रखकर किसी को सिस्टम में लाया है, तो वो आपको डेवलपमेंट नहीं दे सकेगा। वो सिर्फ आपको वही चूरन चटाएगा जो एक्चुअली सब लोग आजकल कर रहे हैं कि आपको अपना धर्म बचाना है, आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, आप ये है, आप वी आर लिविंग इन अ डाइवर्सिटी नेशन। हम धर्म की राजनीति से कर्म की राजनीति पे कब आएंगे? कितना साल लगेगा इस चीज को? देखो, साल का तो मैं आई कैन नॉट प्रिडिक्ट टू बी ऑनेस्ट, बट आने में तो हम ऐसे भी आ सकते हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाना तो चाहिए। इसी मैं आपको यही बता रहा हूँ ना। देखो, आप एक चीज समझो कि हर फैक्टर एक रोल प्ले करता है। तो जैसे मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अभी किसी भी चीज का नैरेटिव सेट करने के लिए। अगर मुझे आपकी छवि सुधारनी है तो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर आज आपकी छवि मुझे बिगाड़नी है या मेरी छवि किसी को बिगाड़नी है तो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। पेड मीडिया, आप उसको पेड मीडिया बोल सकते हो, आप उसको करप्ट मीडिया बोल सकते हो, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। तो मीडिया और ये जो बाकी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा समाज में रोल प्ले करती है, और लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं ये भी बहुत बड़ा रोल है। तो इन चीज़ों पे डेफिनेटली लोगों को वर्क करना चाहिए, और इन चीज़ों से ऊपर हटकर अगर आप सीरियसली अगर देखें कि भाई लाइफ बहुत सिंपल है यार, आपने जी। उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया लोगों के बारे में बुरा सोचकर या बुरा कर कर। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप थोड़ा एजुकेशन पे अपना ध्यान देंगे, देखो मैं हमेशा से अपने हर वो स्टेज से बात बोलता हूँ कि पढ़ाई से इंसान की लाइफ में उजाला आता है। सही बात है। अगर आप पढ़े लिखे या और सलाहियत आती है, अब चाहे अपने दुनिया की भी पढ़ाई की हो, दीन के एतबार से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इकरा, उन्होंने पढ़ने की बात की है। हुजूर ने फरमाया कि दीन पढ़ाई मतलब दीन हासिल इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया आपको कौन सा इल्म, मतलब सारा इल्म। सारे तो आप अगर पढ़े लिखे हो, आप अगर सलाहियत रखते हो, माशाल्लाह आप समाज में चेंज ला सकते। आपका एक लॉन्ग टर्म विजन क्या है? मैं चाहता हूं कि लोग मुझे याद जब भी करें, लॉन्ग टर्म विजन की अगर मैं बात करूं, तो मुझे इस वजह से याद करें कि माजिद एक्सेसिबल है, माजिद ने अपनी लाइफ में अपने असाइन किए हुए काम को ईमानदारी से पूरा किया, जी। और
सिस्टम के साथ हमेशा लोगों की आवाज बनकर खड़ा रहा, क्योंकि मैंने बोला ना कि आवाज उठाना जरूरी तो है ही है, लेकिन उठी हुई आवाज को सही जगह पहुंचाना बहुत जरूरी है। सही जगह आवाज उठाना जरूरी है। परफेक्ट। तो लॉन्ग टर्म विजन सिंपल है, यस, टू बिकम अ मोर एक्सेसिबल एंड पावरफुल बनना है, क्योंकि हालात आप जब भी बदल सकते हो जब आप पावर में आओगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं इसी तरह अपने आप को और पावरफुल करता रहूं। अभी एक रीसेंट इशू चल रहा है अरावली रेंज का। करेक्ट। एक सोशल वर्कर के तौर पे आप उसे कैसा देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना खतरनाक है? देखो, नेचुरल रिसोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ऑब्वियसली। वो अगर किसी वजह से भी डैमेज होते हैं तो ये हर किसी के लिए प्रॉब्लम है। आप समझिए इस बात को कि अगर वो चीज़ें नहीं होगी तो नेचुरल क्लैमिटीज़ के खतरे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से अगर चीज़ें सिकुड़ती जाएगी, या आपने माउंटेन्स को या फिर आपने फॉरेस्ट को अगर कट कर दिया, तो आपकी जो डेली लाइफ्स है डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होगी। बिकॉज नेचर ने एक मैसेज क्लियरली लोगों को दे दिया है कि अगर आप उसके साथ अगर किसी तरह का भी कोई खिलवाड़ करते हो तो विल कम विद द रिवेंज। तो उसके लिए जो भी आज ये मैं देख रहा हूँ, न्यूज़ में भी पढ़ रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो सही है, होना भी चाहिए। देखो, गवर्नमेंट जो भी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या जो, उनका काम है कि वो प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज की हिफाजत करे, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करे। अगर किसी यंग पॉलिटिशियन को या यंग सोशल वर्कर को आप एक मैसेज देना चाहें कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो मैसेज क्या देना चाहोगे? कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होते हो रिजल्ट नहीं आएगा जी। दूसरा, आपके पास जब आप प्रॉमिस करते हो तो आप प्रॉमिस पे कितना खरे उतरते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट। नेता तो जाने ही जाते हैं प्रॉमिस तोड़ने के लिए। इसी के लिए मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप मतलब पॉलिटिशियंस को प्रॉमिस तोड़ना आना चाहिए, सोशल वर्कर को प्रॉमिस निभाना आना चाहिए। देखो, आज यही उल्टा हो रहा है। जैसे मैंने आपको तीसरा मैसेज मेरा ये है कि अगर वो बंदा समाज में एक्चुअली बदलाव लाना चाहता है ना, तो उसकी इंटीग्रिटी उसको सेफ रखनी चाहिए जी। उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे कैसे काम करना है और मेरे इलाके में मैं क्या मुद्दों पर काम कर सकता हूँ। ये मेरे बहुत 3 स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन प्रॉमिस जो तोड़ने वाला आपने कहा ना जैद भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है पार्ट। इसी के लिए आज देखो आप, सोशल वर्क बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, लोग इन्फ्लुएंस कर पाते हैं बिकॉज वो अपने प्रॉमिस निभाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉमिस तोड़ने के लिए या खोने के लिए कुछ खास होता नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन के पास उसका काम ही प्रॉमिस तोड़कर चलता है। सही बात। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने यंग पॉलिटिशियंस जो आ रहे हैं, और मैं तो चाहता हूं इंक्लूडिंग मी एज ए एजुकेटेड पर्सन, आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडिया में एक लाइन बोली जाती है कि ये नया भारत है, पर नया भारत आज भी पुराने पॉलिटिशियंस को ही वोट कर रहा है। तो यंग पॉलिटिशियंस आएंगे कहाँ से? यंग पॉलिटिशियन कब आएंगे? जब आप अपने एरिया की, अपने स्टेट की, अपने नेशन की राजनीति को समझेंगे। सबसे पहले आपको अपने एरिया की राजनीति समझना बहुत जरूरी है जी। बिकॉज व्हेन यू आर ग्रो योरसेल्फ, तो आप डायरेक्ट तो कॉलेज में नहीं जाते ना। सही बात है। आपकी लाइफ शुरू होती है नर्सरी से। चलो अभी तो प्ले ग्राउंड्स भी आ गए, प्ले ग्रुप्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया। तो आपको अपनी इलाके से शुरू करते करते नेशनल लेवल तक जाना चाहिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सोल्यूशन नहीं। देखो, मैंने आपको हमेशा से बताया कि, और मैं मानता हूं इस चीज को, हालात कब बदलते हैं? जब आप कोशिश करें, सोच बदल सकते हो। सोच बदलना बहुत जरूरी है। आपकी सोच ही आपको अच्छे और बुरे की पहचान करवाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्रिया माजिद भाई हमारे साथ ये एपिसोड करने के लिए और हमें अपने विचार बताने के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा।
माजिद भाई ने जिन इश्यूज़ पे बात किया हम उन पे ध्यान दें, माजिद भाई ने जिन सॉल्यूशंस को बताया मैं उम्मीद करता हूँ हम उन पे ध्यान देंगे। शुक्रिया माजिद भाई। थैंक यू।